नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज ये दर्पण की जो वो चल रही है, इकोनॉमी सीरीज चल रही है दर्पण की इस प्लेटफॉर्म पर। उसमें कृषि से संबंधित जो टॉपिक्स चल रहे थे उनका आज ये आखिरी वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो से हम उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे, भारत के उद्योग के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक चालू करने के पहले हम देखते हैं आपको जो कल प्रश्न दिया गया था उसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न था आपका कि भारत में खाद्य सुरक्षा के कारण क्या हैं। तो अगर कारणों की यहाँ पे देखें, यहाँ पे कारणों को हमने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। उसके बाद इन कारणों को आप अपने जब उत्तर लेखन में लिखेंगे तो एक तरीके से उनको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला कारण क्या है, गरीबी। अब गरीबी में आप जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 25 से 30% जनसंख्या, 25-30% जनसंख्या का मतलब क्या होता है, एक चौथाई आबादी हमारे यहाँ पे क्या है, लगभग गरीब है। और गरीबी के कारण क्या करती है, पोषण युक्त भोज्य पदार्थों का क्रय नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है, पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ पे जो भोजन लिया जा रहा है उसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है कि खाना खूब खाना है। खूब खाना मतलब खूब सारा खाना खा लो, अधिक भोजन खा लो, पर उसमें संतुलित भोजन पे ध्यान नहीं दिया जाता। संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है, उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। और अधिक खाने का मतलब क्या होता है कि पोषक तत्वों से हमको उसमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। इस कारण क्या होता है, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा क्या है कि धार्मिक रुझान। अब धार्मिक रुझानों के कारण क्या होता है कि शाकाहार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है कि अगर आप जो अंडा वगैरह जिसमें क्या है पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उन चीज़ को आप नहीं खाते हैं, तो इससे एक दिक्कत जाती है। अगली समस्या क्या है, वो है कि हमारी सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, हमारे यहाँ पे जो एमएसपी दिया जा रहा है सरकार द्वारा, वो भेदभावपूर्ण है। कैसे, तो सरकार द्वारा एमएसपी सर्वाधिक दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, गेहूँ और चावल के लिए दिया जा रहा है। अगर पोषक तत्वों के आधार पर बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब फसलें क्या हैं, पोषक तत्वों के आधार पर बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं कंपेयर टू अपना गेहूं और चावल। ठीक है, पर सरकार द्वारा रागी इनके और ये मोटे अनाज की फसलों के लिए एमएसपी नहीं दिया जाता, इस कारण उनका उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो ये समस्या जाती है। अगला है गरीब की सही तरीके से पहचान ना हो पाना। अब सरकार 70 साल हो गए, 75 साल आज़ादी के होने को हैं, इसमें क्या है, सरकार अभी तक देश में गरीब कौन होगा इसको परिभाषित नहीं कर पाई है। कभी बोलते हैं, कभी कोई समिति आती है वो बोलती है कि कैलोरी के आधार पर गरीबों की संख्या का निर्धारण होगा, कि अगर आप दिन भर में फला कैलोरी कंज्यूम करते हैं, इतनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। कोई समिति आती है वो बोलती है कि अगर आप दिन भर में इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, या महीने भर में या साल भर में इतने रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया अलग अलग बनाया गया है, इससे क्या होता है, आप गरीब की सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो अन्य वितरण की प्रक्रिया चल रही है, सतत प्रक्रिया चल रही पीडीएस के तहत से, उसमें से क्या है, लाभार्थी को उचित, एक तो सही लाभार्थी नहीं पता चला, और उससे क्या हुआ, उसको लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, अगली समस्या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, एमएसपी और सब्सिडी दिया जाता है। एमएसपी सब्सिडी दिया जाता है, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है। व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है का मतलब क्या है, जिनके विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम, कि विकसित देशों का क्या आरोप है कि इससे व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, वो डब्ल्यूटीओ पे दबाव बनाते हैं कि ऐसी सब्सिडी और ऐसे एमएसपी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, इसमें क्या विवाद है, इसके संबंध में आप पुराने लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। डब्ल्यूटीओ और सब्सिडी वाला जो लेक्चर है जिस इस नाम से, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्या क्या विवाद है आपका अंबर सब्सिडी को लेकर। ये हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अंबर सब्सिडी की बात कर रहे हैं। बाकी जो डब्ल्यूटीओ की 3 सब्सिडी होती हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, उनको भी आप वहाँ पे ऊपर जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अगला वो है तो पॉइंट आपका कारण, वो है कि भारत में अवसंरचना का अभाव है। अवसंरचना का अभाव मतलब गोदाम गृहों, भंडार गृहों का अभाव है, और दूसरा परिवहन सेवाओं का अभाव है। गोदाम गृहों, भंडार गृहों के अभाव के कारण फाओ की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 25 से 30% अन्न प्रतिवर्ष क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। इससे क्या होता है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है आपके, भारत में खाद्य असुरक्षा से संबंधित खाद्य सुरक्षा के कारण बनते हैं। अब चलते हैं आपके आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है आपका कि कृषि प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो कृषि प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से संबंधित जो संस्थान है हमारे यहाँ पे, उनमें जो पहला संस्थान आता है वो है कपार्ट। कपार्ट क्या है आपका, CAPART, ये है काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन।
एंड रूरल टेक्नोलॉजी, मतलब कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद। नाम से ही क्या पता चल रहा है इसका, ग्रामीण प्रौद्योगिकी में क्या करना है, इनको संवर्धन करना है, एडवांसमेंट करना है, बढ़ोतरी करनी है। ठीक है, इसका गठन 1986 में किया गया था राजीव गांधी की सरकार के टाइम पे। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है, जैसे हमने ऊपर पॉइंट ही पढ़ा उसका नाम में ग्रामीण प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजना जो है प्रौद्योगिकी जो उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा करके कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान आता है आपका वो है ICAR। ICAR क्या है, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो कि 1929 में स्थापित हुआ था। कब, 1929 में। जब 1929 में अंग्रेजों के ज़माने में स्थापित हुआ, तब इसका पुराना नाम क्या होता था, आपको अच्छे से याद रखना है प्री के फैक्ट के रूप में। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। यहाँ पे आई का मतलब क्या होता था, इंपीरियल होता था, जो कि बाद में 1947 के बाद क्या कर दिया गया, इंडियन कर दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1929 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अब ये करता क्या है, तो सीधी सी बात है, नाम ही क्या है, कृषि अनुसंधान करेगा। ये क्या करेगा, कृषि अनुसंधान करेगा। इसके लिए क्या करना होगा इनको, तो कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र, विकास केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, इसका ये लोग क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, अगला जो संस्थान है आपका वो है IARI। IARI क्या है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि 18 जनवरी 2017 को स्थापित हुआ था। 3 जगहों में स्थापित किया गया है, हजारीबाग असम और दिल्ली, हजारीबाग झारखंड, असम और दिल्ली में स्थापित किया गया है इसको। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं, हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वहाँ पे कृषि संबंधी जो चुनौतियाँ हैं, कृषि संबंधी जो जटिलताएं, उनके संबंध में शोध करना और समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये क्या था आपका, अनुसंधान से जुड़े संस्थान थे। अब आते हैं विपणन से जुड़े संस्थानों में। तो विपणन से जुड़े संस्थानों में 2 सहकारी संस्थान आएंगे। पहला सहकारी संस्थान जो है इसमें वो है आपका ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल से संबंधित है, मतलब भारतीय जनजातीय, नाम में क्या है, जनजातीय सहकारी विपणन संघ। तो अभी इसका काम क्या होगा, पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 1987 में स्थापना हुई थी इसकी। उद्देश्य क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है जनजाति, तो इनके बारे में कुछ काम करेगा ये। तो इसने क्या काम किया इनके बारे में, तो जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी जो उपज होती है, उपज के लिए मार्केट की खोज करना, पहले तो मार्केट स्थापित करना, बाजार स्थापित करना, दूसरा उनको बाजार तक पहुंचाना, और बाजार में उनका शोषण न होने पाए ये सुनिश्चित करना, मतलब उनको अपनी उपज का, फसल का सही दाम मिल सके, इस चीज़ को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है, ट्राइफेड की। फिर है इसके बारे में विशेष, क्या विशेष है, तो ये आपका जो सोसाइटी एक्ट है, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम है 1984 का, उसके तहत ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, पंजीकृत है। फिर आता है आपका नाफेड। नाफेड क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, जो कि 1958 में स्थापित किया गया था। कब, 1958 में स्थापित हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका, तो कृषि उत्पादों का आयात निर्यात, उनके विपणन, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। देखो यही काम लगभग कौन कर रहा है आपका, ट्राइफेड भी कर रहा है, पर वो सिर्फ ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। नाफेड क्या है, हॉलिस्टिक काम करता है, हॉलिस्टिक अप्रोच है उसमें। ठीक है, पैन इंडिया पे काम करता है वो। और इसका भी विशेष के संबंध में क्या है, तो ये भी आपका जो सोसाइटी एक्ट है उसी के तहत क्या है, एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, पूरे कृषि अनुसंधान से जुड़े संस्थान थे और कृषि विपणन से जुड़े हुए विभिन्न संस्थान थे।